हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का आधार है, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे किसी भी कार्य को रुचिपूर्वक तरीके से नहीं कर पाएंगे और सफलता हाथ नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहला कार्य करना है आपने खुश रहने का। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आइए आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक देश में कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते आए हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य है मानवता की रक्षा करना, सेवा करना, उनके लिए सर्वस्व समर्पित करना हो रहा है। वे दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए ही प्राणों का बलिदान कर अपनी अमर गाथा छोड़ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी हमें ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व से परिचित कराया गया है, जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र व मानवता की सेवा रक्षा हेतु समर्पित रहा। उन्होंने परस्पर प्रेम, भाईचारे व एकता को बनाए रखने के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया था। तो आइए पढ़ें उनके बारे में। तो बच्चों, आज उस दीनबंधु के लिए किसान रो रहा है। कौन उनकी उदर ज्वाला को शांत करने के लिए स्वयं आग में कूद पड़ेगा? मजदूर रो रहे हैं। कौन उन पीड़ितों का संगठन करेगा? राजनीतिक कार्यकर्ता रो रहे हैं। कौन उन्हें आश्रय देकर स्वयं आफत में फंसेगा? उनके कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ेगा। और एक कोने में पड़े हुए उनके कुछ पत्रकार बंधु भी अपने को निराश्रित यानी कि आश्रय से रहित, निराश्रित पाकर चुपचाप आंसू बहा रहे हैं। संकट काल में कौन उन्हें सहारा देगा? बनारसी दास चतुर्वेदी के ये उद्गार यानी कि उनके द्वारा कहे गए ये कथन किसानों और मजदूरों के लिए, जिस हमजोली स्वतंत्रता संग्राम के अद्भुत योद्धा और पत्रकारों के बंधु, मार्गदर्शक और सहायक की शहादत के अवसर पर प्रकट हुए, उनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। लगता है वे अपने दोनों हाथों से अपना सब कुछ लुटा देने के लिए आगे आए थे, कुछ पाने और समेटने के लिए नहीं। खुद को तिल तिल कर जलाकर इंसानियत की मशाल बनने के लिए आए थे, धरा पर अंधेरा फैलाने के लिए नहीं। 26 अक्टूबर 1890, तो क्या था तारीख? 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी का ही वह पुण्य दिन था जब इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में अपने ननिहाल में इस विभूति का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म काल से कुछ दिन पूर्व उनकी नानी ने स्वप्न में देखा था कि उन्होंने गणेश जी की एक मूर्ति अपनी पुत्री गोमती देवी को दे दी है। तभी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि पुत्र होगा तो उसका नाम गणेश रखा जाएगा और पुत्री होगी तो उसका नाम गणेशी। पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम गणेश शंकर रखा गया। गणेश शंकर के पिता श्री जय नारायण श्रीवास्तव फतेहपुर जिले के हत गांव के मूल निवासी थे। वे ग्वालियर में अध्यापक थे। अध्यापक यानी कि वो शिक्षक थे। कहाँ पर? ग्वालियर में। उनके पिताजी गणेश शंकर की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर राज्य के मुंगावली नामक स्थान से ही प्रारंभ हुई। यहीं उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, गणित और इतिहास की शिक्षा पाई। उनके पिता जब भेलसा, जो वर्तमान विदिशा में है, वहाँ से स्थानांतरित हुए, यानी कि वहाँ से उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हुआ, तब उन्हें कलकत्ता, जो कोलकाता में है, से प्रकाशित होने वाले हिंदी के समाचार पत्र बंगवासी और भारत मित्र पढ़ने का अवसर मिला। तो कौन कौन से समाचार पत्र पढ़े उन्होंने? बंगवासी और भारत मित्र। तो बच्चों, उन्होंने कानपुर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज परीक्षा केंद्र से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस शिक्षा पाने के लिए उन्होंने इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु आर्थिक अभाव के कारण उन्हें 7-8 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनका विवाह इलाहाबाद के मुंशी विश्वेश्वर दयाल की पौत्री चंद्र प्रकाश देवी के साथ हुआ, जिन्हें प्यार से वे प्रकाश कहकर पुकारते थे। कॉलेज तो छूट गया, किंतु इसी काल में उनका प्रवेश पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ। पत्रकारिता यानी कि पत्र लेखन क्षेत्र में उनका प्रवेश, उनका एंटर हो गया। इलाहाबाद में उन दिनों कर्मयोगी और स्वराज्य पत्रों की धूम थी। ये दोनों पत्र अंग्रेजी शासकों की नज़र में बड़े खतरनाक समझे जाते थे। कर्मयोगी के संपादक सुंदरलाल जी के आग्रह पर उन्होंने कर्मयोगी के लिए लेख, टिप्पणियां और समाचार लिखना शुरू कर दिया। यहीं से उनके पत्रकार जीवन की शुरुआत थी। इन्हीं दिनों वे सरस्वती के प्रख्यात पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से उन्होंने आत्मोत्सर्ग विषय पर एक लेख लिखा। द्विवेदी जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गणेश शंकर को सरस्वती के संपादन कार्य में अपना सहायक बना लिया।
द्विवेदी जी ने उन्हें कितना मान देते थे, इसका आभास द्विवेदी जी के इन शब्दों से होता है। उधर वे मुझे अपना शिक्षक और गुरु मानते थे, इधर मैं स्वयं ही कितनी बातों में उन्हें अपना गुरु मानता था। अपने पत्रकार जीवन के प्रारंभिक दौर में द्विवेदी जी को उच्च कोटि के संपादक थे, उन्हें अपना गुरु माने। इससे बड़ा गौरव पत्रकार गणेश शंकर को और क्या मिल सकता था। पर सरस्वती अधिक दिनों तक उनके उग्र राजनीतिक विचारों की वाहिनी नहीं बन सकी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सरस्वती में उनकी कीर्ति सुनकर अपने पुत्र अभ्युदय में टिप्पणियां और लेख लिखने के लिए उन्हें बुला लिया, परंतु वहां वे बीमार पड़ गए और अभ्युदय छोड़कर कानपुर आ गए। यहीं से अपने मित्र शिव नारायण मिश्र और नारायण प्रसाद अरोड़ा के सहयोग से उन्होंने 9 नवंबर 1913 से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। तो कब से किया उन्होंने? 9 नवंबर 1913 से एक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ कर दिया। प्रताप ही उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और उनके संघर्षमय जीवन की अक्षय कृति का आधार बना। इस पत्र को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा। अंग्रेजी सरकार के दमन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध उन्होंने प्रताप को अहिंसक किंतु सफल और कारगर हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। वह स्वतंत्रता संग्राम की प्रत्येक गतिविधि का केंद्र और अंततः स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय ही बन गया। भयभीत और क्रुद्ध अंग्रेजी सरकार बार बार इसे बंद करने की धमकी देती रही। कभी 1000 रुपये, कभी 2000, कभी 10,000 और कभी 15,000 रुपये की जमानतें मांगती रही, किंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, गहरी सूझबूझ, गजब की निर्भीकता, विलक्षण प्रतिभा, निष्पक्षता, निस्वार्थता, त्याग और अनूठी देशभक्ति की भावना के बल पर गणेश शंकर ने अपने जीवन काल के प्रताप को कभी मंद नहीं पड़ने दिया, अर्थात उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। 22 नवंबर 1920, कब का दिन बच्चों? 22 नवंबर 1920 से प्रताप अपनी लोकप्रियता के बल पर साप्ताहिक से दैनिक हो गया। यानी कि ये समाचार पत्र साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता था, लेकिन अब दैनिक यानी कि दिन में आने लग गया, एक दिन में यानी कि रोज आने लग गया। उत्तर भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में उसने अपना सर्वोच्च स्थान बना लिया। अनेक उत्कृष्ट साहित्यकार जैसे मैथिली शरण गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, मन्नव द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त और चंद्रशेखर विद्यालंकार आदि इनसे जुड़े। अनेक पात्रों ने इन्हें अपना आदर्श बनाया। अनेक संपादकों ने इनके संपादन से प्रेरणा ली। गणेश शंकर विद्यार्थी उत्कृष्ट पत्रकार और संपादक ही नहीं थे, वह स्वतंत्रता संग्राम के कमरट तथा जुझारू सेनानी भी थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते रहे। इसी कारण जब 1925 में अखिल भारतीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ तो विद्यार्थियों को उसकी स्वागत समिति का प्रधान बनाया गया। बाद में उन्हें संयुक्त प्रांत काउंसिल की सदस्यता के लिए भी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया। जब कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, उसका प्रथम डिटेक्टर मनोनीत किया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस प्रकार सन 1921 से 1931 तक उन्हें 5 बार जेल भेजा गया। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों पर खेल जाने वाले क्रांतिकारियों के प्रति गणेश शंकर के हृदय में बड़ा स्नेह और सम्मान था। उन्होंने सदैव संकट की क्षणों में उनकी सहायता और मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन यानी कि उनका मार्ग सुझाया, सही मार्ग पर जाने की उन्हें प्रेरणा दी। वैसे वे हिंसा के रास्ते के खिलाफ थे और क्रांतिकारियों को इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा विजय कुमार सिन्हा आदि क्रांतिकारी प्रताप कार्यालय के एक निजी कमरे को अपनी शरण स्थली बनाते थे। सरदार भगत सिंह पर लाहौर में जब विवाह करने के लिए उनकी दादी का दबाव बढ़ा तो वे मार्गदर्शन के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर आए। विद्यार्थी जी ने उन्हें जो परामर्श दिया वह इसका परिचायक है कि वे आज़ादी के लिए आत्मोत्कर्ष को अनिवार्य मानते थे। उन्होंने कहा, युवक देखो, स्वतंत्रता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है जो क्षमा को प्यार करता है और क्षमा की लपटों में जलकर मर जाता है। भगत सिंह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए। उन्होंने कुछ दिनों तक प्रताप के लिए कार्य भी किया। विद्यार्थी जी ने मैनपुरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए भी बहुत प्रयत्न किया। 1927 ईस्वी में जब काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के साथ कारागार में दुर्व्यवहार किया गया और वे अनशन पर बाध्य हो गए तो विद्यार्थी जी ने तत्कालीन होम मेंबर को चिट्ठियां लिखी, तार भेजे और इंसानियत के नाते उनसे उनका जीवन बख्श देने का आग्रह किया। जब उनके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए तो उन्होंने कारागार जाकर बंदियों को अनशन छोड़ देने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार उन्होंने ममनाथ गुप्त,
राम दुलारे, विष्णु सरन दुबलिस, योगेश चटर्जी, गोविंद चरणकर आदि नवयुवकों के प्राणों की रक्षा की। वे सच्चे देशभक्त थे। देशभक्त यानी कि देश की भक्ति करने वाले। वह उन सब स्थितियों को बदल डालने की इच्छा रखते थे जिनसे देश अवनति की ओर बढ़ता है। अवनति यानी कि गिरावट की ओर जाता है। वो सारे उन स्थितियों को बदल देना चाहते थे जिससे देश गलत रास्ते पे जाए। देशवासियों के निरंतर होते नैतिक हाथ से वो बहुत दुखी थे। अर्थात वो देख रहे थे कि देशवासियों के साथ गलत हो रहा है, जिससे वो बहुत दुखी रहते थे। सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए वे सदैव कटिबद्ध रहते थे। पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण से उन्हें बहुत चिढ़ थी, किंतु भारतीय संस्कृति के नाम पर रूढ़ियों को गले लगाए रखने वालों को भी उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। अर्थात वो विदेशी संस्कृति जो यहाँ पर फैलती जा रही थी, इससे बहुत दुखी थे। लेकिन अपने देश की संस्कृति में जो अंधाधुंध गलत रूढ़ियाँ थी, उनसे भी वो निजात पाना चाहते थे। उन्हें वो पसंद नहीं करते थे। धर्म को वे मानव जीवन को प्रभावित करने वाली एक बड़ी शक्ति मानते थे, किंतु धर्मांधता यानी कि धर्म में अंधा हो जाना, धर्मांधता उन्हें कभी स्वीकार्य नहीं थी। वो मानते थे कि धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म के आचरण के अनुरूप कार्य करना ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वे उन हिंदुओं की आलोचना करते थे जो भारत को केवल हिंदुओं का देश मानते थे, और उन मुसलमान को भी फटकारते थे जो काबुल और मक्का के गीत गाते नहीं थकते थे। इस संदर्भ में उनका व्यक्तित्व कुछ संत कबीर जैसा था। अंतर था तो केवल इतना ही, कबीर के चिंतन का स्रोत और मूल जहां ब्रह्म था, वहां विद्यार्थी के जीवन का चिंतन मूल था राष्ट्र। राष्ट्र के निर्माण में वे हिंदू और मुसलमान दोनों की भूमिकाओं को महत्वपूर्ण मानते थे। गणेश शंकर ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसे पाकर भारतीय युवा निर्भीक यानी कि बिना भय से, निर्भीक खुले मन मस्तिष्क वाला, क्षेत्रीयता, जाति, धर्म और सांप्रदायिकता की विषैली भावनाओं और विचारों से परे रहने वाला तथा राष्ट्र का सच्चा सेवक बन सके। किसानों और मजदूरों को वे जमींदार, मिल मालिक और अफसरशाही के अन्यायों और शोषण से मुक्त कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। कानपुर के देहाती किसानों में उन्होंने जागृति पैदा की। अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी उन्होंने कानपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित नखल गांव में एक सेवा आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी बच्चों? उन्होंने सेवा आश्रम की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने ग्राम सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बाद में उनकी ग्राम सुधार योजना की परिधि में 200 गाँव आ गए, यानी कि उसके दायरे में 200 गाँव आ गए। कानपुर में ही उन्होंने एक मजदूर सभा गठित की, जिसके वे आजीवन अध्यक्ष रहे। यह मजदूर सभा उस समय के भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली संगठन माना जाता था। उनका पक्का विश्वास था कि देश की खुशहाली किसानों और मजदूरों की खुशहाली पर निर्भर करती है। विद्यार्थी जी सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे, किंतु कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति जिंदगी भर सांप्रदायिकता की विषैली भावना से लड़ता जूझता रहा, अंततः वह उसी का शिकार हुआ। लगता है मानवता की देवी मानवता के मसीहाओं से मानवता की सेवा के बदले में प्राण दान से कम का बलिदान स्वीकार नहीं करती। तभी तो ईसा को क्रॉस पर लटकना पड़ा, गांधी को गोली खानी पड़ी और दयानंद को विष का पान करना पड़ा। 24 मार्च 1931 कब? 24 मार्च 1931 की बात है। कानपुर में अचानक हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा। पुलिस और प्रशासन ने उसे रोकने दबाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो उठे। दूसरे दिन दंगे का रूप और अधिक भीषण हो उठा। गली मोहल्लों से मारकाट और अग्निकांड की खबरें आने लगी। विद्यार्थी जी इन सबको मूक दर्शन बनकर कैसे देख सकते थे। निकल पड़े जलते और कटते लोगों को बचाने के लिए। जगह जगह जाकर वह हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाते रहे और उन्हें शांत करने में दिन रात लगे रहे। उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों और हिंदुओं को बचाया, किंतु वे स्वयं को नहीं बचा पाए और दंगे का शिकार हो गए। आत्मोत्सर्ग लेख के लेखक इस महामानव ने 25 मार्च 1931 को सचमुच ही आत्मोत्सर्ग कर दिखलाया। जो सोचा वह कहा और वही किया। कथनी और करनी में अंतर क्यों? संसार में दास्ता, अन्याय, अत्याचार और शोषण चिरकाल से रहे हैं और शायद आगे भी रहेंगे, किंतु इनके विरोध में साहस के साथ डटे रहने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग विरले ही हुए हैं और विरले ही होंगे। ऐसे लोगों के लिए किसी राष्ट्र और जाति को हजारों हजार साल तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो ऐसे थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। वो लोगों पर प्राण निछावर करने को लिए तैयार थे। इसलिए जब हिंदू मुसलमान के दंगे भड़के तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की रक्षा का दायित्व उठाया, जिसमें उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए।
तो बच्चों, पाठ एक क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में था। ऐसे ही अनेकों क्रांतिकारी हुए हैं जिनके कारण आज हम इस भारत में सांस ले पा रहे हैं, तो उनको शत शत नमन। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली मौखिक प्रश्न पहला है विकल्प से संबंधित। पहला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी आए थे धरा पर प्रकाश लाने के लिए, धरा पर जातीय शत्रुओं बढ़ाने के लिए, धरा पर सबको अलग अलग करने के लिए। तो वो आए थे धरा पर प्रकाश लाने के लिए, ये विकल्प सही है। इसी प्रकार दोनों प्रश्न कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं, इसमें मौखिक उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, विद्यार्थी जी का नाम गणेश शंकर रखने के पीछे कारण क्या था? तो गणेश शंकर रखने के पीछे उनका कारण यह था कि उनकी नानी ने सपने में उनको माता को एक गणेश जी की प्रतिमा देते हुए देखा था। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर पुत्र होगा तो उसका नाम गणेश रखेंगे और पुत्री होगी तो गणेशी। तो इस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनका नाम गणेश शंकर रखा गया। तो बच्चों, बाकी के भी प्रश्न पढ़कर इसी प्रकार उत्तर दीजिए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, शब्दों का उच्चारण करना है। इसमें शब्द हैं राजनीतिक, हमजोली, स्थानांतरित, पत्रकारिता, अभ्युदय और अहिंसक। अब आते हैं लिखित प्रश्न पर। इसमें पहला प्रश्न है, सही मिलान करो। राजनीतिक, राजनीतिक क्या है? राजनीतिक कार्यकर्ता। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों का आप सही प्रकार मिलान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही गलत का उत्तर दीजिए। आज उस दीन बंधु के लिए किसान रो रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये सही है, तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए आप। बाकी के प्रश्न पढ़िए और इसी प्रकार सही गलत का निशान लगाइए। तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं हम, रिक्त स्थान भरना है। इसमें रिक्त स्थान का पहला वाक्य है, आज उस डैश के लिए किसान रो रहे हैं। आज उस दीन बंधु के लिए किसान रो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दीन बंधु, यानी कि दीन लोग, गरीब लोगों की बंधु। बाकी के भी प्रश्न पढ़िए और इसी प्रकार पाठ के अनुसार उसका उत्तर लिखिए रिक्त स्थान में। चौथे प्रश्न पर आते हैं, इसमें लिखित उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न है, पाठ के प्रथम अनुच्छेद में कही गई बातें किस संदर्भ में की गई है और क्यों? पाठ के प्रथम अनुच्छेद में गणेश शंकर विद्यार्थी के संदर्भ में बातें की गई हैं क्योंकि वह एक देशभक्त थे और उच्च भारतीय कार्यकर्ता थे। बाकी के भी प्रश्न पढ़िए और इसी प्रकार उत्तर दीजिए आप। भाषा ज्ञान पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलकर लिखिए। उदाहरण है जैसे, जब तक गणेश शंकर जीवित रहे तब तक देश की सेवा करते रहे। जीवित रहने पर गणेश शंकर देश की सेवा करते रहे। अब क्या करना है, जब तक अभिमन्यु में दम रहा तब तक उसने हार नहीं मानी। तो अब इसको परिवर्तित कीजिए, जीवित रहने तक अभिमन्यु ने हार नहीं मानी, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों को भी आप अलग प्रकार से लिखिए जिस प्रकार मैंने बताया है। हम छठे प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ सही वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोकप्रियता यानी कि प्रसिद्धि, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो लोकप्रियता पाने के लिए आजकल लोग कुछ भी कर जाते हैं। इसी प्रकार वाक्यों के भी शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। सातवें प्रश्न पर आते हैं, रिक्त स्थान भरना है इसमें बच्चों। जब तक कमल ने खाना डैश तब तक मोहन डैश। जब तक कमल ने खाना खाया तब तक मोहन चला गया, ठीक है। इस प्रकार आप उचित रूप लिखिएगा क्रिया के। बाकी के भी वाक्य इसी प्रकार कीजिए। आठवें प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है जिसका कोई आश्रय ना हो। तो आश्रय ना हो तो आश्रयहीन, उसके लिए आप लिख देंगे आश्रयहीन। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको आश्रयहीन बोल देंगे हम। इसी प्रकार बाकी के भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है बच्चों, नौवां प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाने। मैं उन्हें कौन संकट काल देगा सहारा। तो उन्हें संकट काल में कौन सहारा देगा। इस प्रकार आप सार्थक वाक्य लिखिएगा। बाकी के भी वाक्य पढ़िए और सही तरीके से लिखिए उनको। अगर वर्तनी की अशुद्धि है तो वो ठीक कीजिए। 10वें प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध करके वाक्य दोबारा लिखिए। कौन उनकी उधर ज्वाला शांत करेगा। तो उधर, यहाँ ज्वाला की स्पेलिंग गलत है और शांत की, ज्वाला को लिखिएगा। बाकी के वाक्य आगे पीछे ऐसे लिखिएगा और ये शांत की भी वर्तनी गलत है, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों वर्तनी को सही करिए और आगे पीछे के शब्द जो है इसी प्रकार लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बाकी के भी वाक्य पढ़िए और उन्हें भी इसी प्रकार कीजिएगा। हम क्रियात्मक कार्य पे आते हैं। क्रियात्मक कार्य में भारत देश के कुछ ऐसे महान व्यक्तियों की सूची बनाइए जिन्होंने देश की रक्षा सेवा हेतु सब कुछ समर्पित कर दिया। ये तो इतिहास भरा पड़ा है ऐसे महान व्यक्तियों की। इसकी सूची बनाने में आपको देर नहीं करनी चाहिए और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप जाएंगे तो आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे।
अगला कार्य क्या करना है आपको, आप देश, समाज और मानवता के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। बड़ा अच्छा विषय है। आप क्या करना चाहते हैं, आपके सहपाठी क्या करना चाहते हैं, ये एक आनंद का कार्य है, क्योंकि चर्चा करने में बेहद आनंद आता है और साथ में ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो ये कार्य भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और इस पाठ में छुपी एक देशभक्ति की भावना भी आपके सामने आई होगी। आप भी इससे प्रेरणा लीजिए और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखिए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।